साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में ये वीडियो है और ये जो 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, कौन शिफ्ट का? सेकंड शिफ्ट। और इसका सीरीज है। आपका कौन सा सीरीज है? आप अपने सीरीज के अनुसार अपने प्रश्नों को मिला लीजिए और मैक्सिमम जितना हो सकता है सबसे उत्तम आपको प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना है यहाँ से। और एक दो प्रश्न की कह नहीं सकता, बाकी सबका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। आप लोग देखना वीडियो को अंत तक। देखिए, इसमें जो पहला ही प्रश्न है वो देख लीजिए आप। देखिए, ये है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए, पहला ही प्रश्न है, ये प्रश्न को पढ़ लीजिए थोड़ा सा। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह संरचनात्मक विधि को कहा जाता है। तो ये इसका आंसर होगा मस्तिष्क विप्लव युक्ति। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर सेकंड। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं है उसका हो जाएगा प्रशंसा और आलोचना। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण के किसके द्वारा सुझाया गया था? जो ये मानचित्रण है तो ये जोसेफ डी नोवेक द्वारा सुझाया गया था। ये अपने आप में सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? तो देखिए, आपने सुना होगा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जो मनोगत्यात्मक उसे क्रियात्मक बोलते हैं, तो इसमें वर्णनात्मक नहीं है। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? जो क्रियात्मक अनुसंधान में अपना योगदान नहीं दिया है, सही एकदम राइट आंसर है स्टीफन एम कोवे। ये कोवे है। वैसे स्टीफन कोवे को इसका जनक माना जाता है। कुर्ट लेविन और आरबी बकिंघम इनसे जुड़े हुए थे, और सही मायने में आरबी बकिंघम को भी इसका क्या है, जनक माना जाता है, क्योंकि जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है उसके जनक ही आरबी बकिंघम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टीफन एम कोवे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, नामिक मापनी। जो नामिक मापनी है, ये नाममात्र की मापनी है, इसका प्रयोग इसमें न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है 7वां क्वेश्चन। इसमें लिख रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? बिना बोझ के शिक्षा या बिना बोझ के सीखना। जो यशपाल जी हुए थे उन्होंने सबसे अहम मुद्दा यही रखा था इसमें, बिना बोझ के शिक्षा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें लिखा हुआ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक बात है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, ठीक है, एसएमसी बोलते हैं इसे, एसएमसी का गठन किया जाता है इसके तहत। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी ठीक है। लेकिन ये कह रहा कि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटों की जो घंटे दिए गए हैं कार्य, वो 60 है। तो इसमें कितना, ये 45 है। ये अपने आप में गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा डी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 9वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, सही आंसर फिनोटाइप, सी आंसर है इसका। अपना मिला लेना आपका क्या सही बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो आप लोगों को ये पता लग गया होगा आराम से, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। तो यह है जैविक। जैविक मतलब गौण लैंगिक लक्षण वगैरह होते हैं ना जो, उसके संबंध में। तो जैविक इसका बिल्कुल राइट उत्तर है, ये बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो जीन प्याजे है, अल्बर्ट बंडूरा हैं और लेव वॉयस्कोत्स्की भी हैं, लेकिन अब्राहम मैस्लो इसका सही उत्तर नहीं होगा। तो इसका देखिए बी उत्तर हो जाएगा,
सिद्धांत जो नहीं दिया है वो अब्राहम मास्लो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो कौन सी विधि वैध नहीं है? दत्तक ग्रहण अध्ययन, ये इसके लिए वैध नहीं है। जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया जा सकता है, अभिभावक बाल विश्लेषण किया जा सकता है, समूह वयस्क अध्ययन किया जा सकता है। तो दत्तक ग्रहण अध्ययन पद्धति इसके लिए लागू नहीं है। ये अपने आप में अच्छा प्रश्न था। अगला है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? जो व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं दिया है, देखिए आलपोर्ट तो इसके जनक ही माने जाते हैं। सिगमंड फ्राइड ने भी इसके बारे में अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिए हैं। और आर बी रेमंड कैटल जो हैं, कैटल ने इनकी संख्या 16 बताई है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा, लेकिन स्किनर का नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एफ स्किनर। अगला क्वेश्चन देखिए, हेनरी ए मुर्रे द्वारा क्रिस्टाइन डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था? तो साथियों ये है टैट, TAT। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मेटिक अफर्मेटिक टेस्ट, तो इसे हिंदी में बोलते हैं कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? देखिए वृद्धि तो पोषण जरूरी है, अगर अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो फिर वृद्धि अवरुद्ध होगी। निद्रा, अगर नींद ले रहा बच्चा तो ये निश्चित रूप से ये वृद्धि में अवरोधक है। और स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर वृद्धि करेगा भी कैसे? अधिवास का मतलब होता है घर मकान, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए, विकास का कौन सा आयाम नाम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ है? तो नाम चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे भाषा अर्जन तंत्र कहा था। इसने अपने आप में अच्छा प्रश्न था और सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है, स्वाभाविक यानी स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं, अधिगमित, जन्मजात, सांस्कृतिक और अधिगृहित। तो इसका सही आंसर होगा अधिगृहित। बहुत से लोग जन्मजात करके आए होंगे, लेकिन इसका उत्तर होगा अधिगृहित। अगला क्वेश्चन, रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मक का मतलब है मौलिकता, नवीनीकरण करना, तो वो हो जाएगा अपसारी चिंतन। कौन सा हो जाएगा? अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? मानसिक विमंदित, तो इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा बौद्धिक प्रतिकूलता। बौद्धिक प्रतिकूलता अपने आप ही दिख रहा है, अच्छा प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, इस क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल ही है। इन दो में से ए और सी में से कोई एक उत्तर आपका अगर बैठ रहा है तो आपको सही आप मार्गदर्शन में जा रहे हैं। स्थिर या अस्थायी, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है? देखिए, एक होता है वाचिक, इसे बोलते हैं शाब्दिक, अवाचिक अशाब्दिक। तो ए लगा हुआ है, इसमें ध्यान रखना, इसको पढ़ने में निश्चित मिस्टेक हुई होगी आपको परीक्षा के दौरान। तो ये अवाचिक की बात कर रहा है। तो ये जो सारे हैं बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, ये भाटिया यानी बैटरी परीक्षण, ये और स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये सभी कैसे हैं? वाचिक हैं। लेकिन वेलेश्वर बुद्धि, जो वेलेश्वर वयस्क बुद्धिमत्ता, ये जो मापनी है, ये क्या है? ये है एक क्रियात्मक काम, ठीक है। तो ये शाब्दिक नहीं है, ये क्रियात्मक है। इसे भूल भुलैया वगैरह बोलते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इसे। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डन के सिद्धांत में से कौन सी यानी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो इन्होंने जो बुद्धियों के प्रकार बताए हैं बहुबुद्धि सिद्धांत में गार्डन ने, तो अंतर्व्यक्ति किसका होता है? प्राकृतिक बाद में जोड़ा था इसने। और अस्तित्वकारी ये भी इसका होता है, लेकिन इसका सामवेगिक नहीं है। क्या नहीं है? सामवेगिक नहीं है। सामवेगिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो आप करके आए। आप लोग देखिए, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? कुसमायोजन का जो व्यवहारात्मक लक्षण है वो है आक्रामकता। क्या है? आक्रामकता है। ये आपका उत्तर सही होगा मेरे हिसाब से। तो अगला प्रश्न देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है?
विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां और विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो इसका निश्चित रूप से ये जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है और यही माना जाएगा आगे भी। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? तो आप लोग पढ़ा देखिए, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है तो पठन संबंधी विकार हो गया तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, डिसलेक्सिया। लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, हमने ट्रिक बताई थी इसकी। 26वां क्वेश्चन है, यह है न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में से वर्गीकृत किया जाएगा। किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। प्रतिकूल का यानी देखो, प्रतिकूल का मतलब है जो उसके अनुकूल नहीं है, तो निश्चित रूप से ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सही भी है ये। आगे देखिए 27 क्वेश्चन है, यह है अधिगम में पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? देखिए, दंड और पुरस्कार इसका मतलब है पुनर्बलन। अगर पुनर्बलन की बात कर रहा है तो वो कर रहा है B.F. स्किनर। स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्बलनों का उल्लेख भी किया है और वैसे पुनर्बलन सिद्धांत जो है वो S.C. हल ने भी दिया था, लेकिन पुनर्बलन के संबंध में जो अपनी बात कर रहा है वो B.F. स्किनर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कोई आंसर नहीं बदल जाएगा, बिल्कुल ठीक है ये। अगला क्वेश्चन देखिए 28 में क्या है? अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक बात है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं, अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, अधिगम बाद में किया जाता है। जन्म से कोई सीख के नहीं आता, कहते हैं कि माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता, आखिर यही सब सीखते हैं, तो अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। अगला क्वेश्चन देखिए 29, इवॉन पावलोव, यानी इनका पूरा नाम है इवॉन पेट्रोविच पावलोव, द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न द्वारा समझाया गया है। पुनर्बलन, अनुकरण, अंतर्दृष्टि। तो सहचार्य, सहचार्य का मतलब होता है संबंध, और जो ये जो व्यवहारवादी जो थे विद्वान, ये सहचार्य यानी संबंध को महत्व देते थे। ये भी अपने आप में सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन है 30 और लास्ट क्वेश्चन, देखिए, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो अधिगम किस क्षेत्र में नहीं कर सकता बच्चा? प्रतिबिंबन, बिल्कुल छायाप्रति को ग्रहण कर रहा है। तर्क का मतलब तो चिंतन ही होता है। कल्पना एक अवास्तविक चिंतन होता है। और परिपक्वता, इसका सही आंसर होगा परिपक्वता अधिगम का कोई भेद नहीं है। परिपक्वता एक विकास का एक क्षेत्र होता है। तो साथियों, आपके कितने प्रश्न सही बैठ रहे हैं आप कमेंट जरूर करना, और आपको अगर यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको SST का पेपर पूरा सॉल्व करके आपके सामने पेश कर देंगे 1 घंटे के अंदर। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।